गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए आ गया हूँ। पावर सिस्टम में हम लोगों ने एसएलडी के बारे में देखा और पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन का डिवीजन कैसे कैसे हो रहा है उसमें हम लोग समझे। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पावर सिस्टम के दूसरे लेक्चर में आ गए हैं। इसमें इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसके बीच में कंपैरिजन करके अभी बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंपैरिजन। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और उसके बाद इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, थोड़ा सा फिर से एक बार समझेंगे। ध्यान से देखिए, जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही अपने एग्जाम के लिए, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारा कंडक्टर दिख रहा होगा, ये और दो ऊपर में भी कंडक्टर रहता है। एक टावर का है, नॉर्मल सा मान लीजिए 400 केवी का एक लाइन है। 400 केवी के लाइन में इसमें डबल सर्किट, दो सर्किट है। क्यों? क्योंकि आर वाई बी, यहाँ पे भी मान लीजिए एक होगा आर वाई बी, ओरिएंटेशन कुछ भी हो, आर वाई बी मान लीजिए आर वाई बी। तो एक सर्किट ये हो गया थ्री फेज का, एक सर्किट ये हो गया, तो इसको डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, इसको डबल सर्किट टावर बोलेंगे। और ये ऊपर में जो लगा हुआ रहता है टॉप पे, कहीं भी कोई भी बड़े टावर में जो टॉप पे रहेगा कंडक्टर, उसको बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। बताएंगे उसके बारे में भी। देखिए ट्रांसमिशन लाइन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन्स आर द कंपोज्ड ऑफ कंडक्टर्स। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? कंडक्टर का एक कंपोज्ड है, एक अरेंजमेंट है, जिसमें टिपिकली मेड ऑफ मटेरियल क्या क्या बना होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का रहेगा आपका। तो इस कैसे रहेगा, तो एक टावर रहेगा जो ग्राउंड से ऊपर रहेगा, उसको सस्पेंड करके रखेगा। ठीक है, टावर क्या करेगा, कंडक्टर को ग्राउंड से ऊपर टांग करके रखेगा, समझ लीजिए। तो द कंडक्टर्स आर यूजुअली सराउंडेड बाय द इंसुलेटर। यहाँ पे देखिएगा इस इमेज में, तो ये कंडक्टर्स है, ये जो है कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है, ये आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इंसुलेटर है, ये जो है इंसुलेटर। तो किससे रहेगा? सराउंडेड बाय द इंसुलेटर, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके क्रॉस आर्म में रहेगा कनेक्ट, यहाँ पर भी इंसुलेटर, यहाँ भी इंसुलेटर। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है इंसुलेटर से रहेगा, जो क्या करता है कि लीकेज करंट थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन लीकेज करंट को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। नहीं तो क्या होगा कि लीकेज करंट सीधे टावर से होकर वैसे ग्राउंड हो जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इट इज द नेटवर्क ऑफ वायर। वायर, बहुत सारा वायर का एक नेटवर्क है, और जो किस पे, हाई पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलेंगे? तो कंपोज्ड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है जो सपोर्टिंग टावर के थ्रू इंसुलेटर से घिरा हुआ है। किस लिए इंसुलेटर से घिरा हुआ है? ताकि ये लीकेज करंट ना हो, अर्थ में करंट नहीं जाए, उसको बचाने के लिए। और उसमें क्या है कि ये बना होगा जो मटेरियल का, वो एल्युमिनियम का रहेगा, कॉपर का रहेगा। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप का कंडक्टर के बारे में भी हम लोग
पढ़ेंगे। मोस्टली जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है ओवरहेड में, वो एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज होता है। अभी क्या बोला है कि अरेंजमेंट ऑफ वायर है जिसमें हाई पावर को, ट्रांसमिशन में पावर हाई रहेगा, हाई पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, एक आया क्वेश्चन हमेशा से आ रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज हो रहा है, तो हाई वोल्टेज का क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, उसमें हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है इसका सारा सिस्टम। अभी देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ये सेकेंड स्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, और ये है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का मतलब ये हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी स्टेज में है, तो ये स्टार्टिंग में पावर का ट्रांसफर हो रहा है, ये सेकेंड स्टेज है, इसके बाद का ये स्टेज है। ये डिफरेंस हो गया। इसमें क्या है कि कहाँ से कहाँ तक है ये ट्रांसमिशन, तो इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन, जहां से बिजली का उत्पादन हुआ, जनरेशन हुआ, वहां से लेकर के रिसीविंग स्टेशन तक जो लाइन पहुंच रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन। और ये क्या कर रहा है, कनेक्टिंग, क्या कनेक्ट कर रहा है, रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन को, मतलब जहां तक रिसीविंग स्टेशन तक आके ये लाइन छोड़ दिया प्राइमरी ट्रांसमिशन, अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन शुरू होता है जहां से, तो वो रिसीविंग स्टेशन से शुरू होकर के और सब स्टेशन तक पहुंचता है, वो हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसमें देखेंगे आगे क्या है। इसमें क्या है, वोल्टेज लेवल इज हाई टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉस। प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज लेवल हाई रहेगा और उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, इसमें चूंकि डिस्टेंस लॉन्ग यूज किया जाता है, तो लंबी दूरी के लिए लॉस को कम करने के लिए हाई वोल्टेज पे, तो वो देखेंगे कि कैसे हाई वोल्टेज पे लॉस को कम करते हैं, वो आगे हम इक्वेशन में भी दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद है कि इट इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अभी बताए हैं, ये इससे कंपैरिजन डिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी है एक डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिगर से समझेंगे, इमेज में आएंगे। यहाँ पे देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से बिजली का वितरण हो रहा है, वितरण मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का प्रक्रिया शुरू हो गया, उसी में डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ट्रांसमिशन में कंज्यूमर्स इन्वॉल्व नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन स्टील प्लांट है या कुछ है जहाँ पे मेटल का काम हो रहा है, कुछ कुछ पिघला करके कुछ बनाया जा रहा है, कुछ बहुत हैवी लोड है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन का डायरेक्ट यूज हो सकता है, ट्रांसमिशन पावर जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे भी फिर ग्रिड का अरेंजमेंट रहेगा। हालांकि जो एक्चुअल में एलिमेंट यूज होता है वर्किंग के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही रहता है, लो वोल्टेज उसमें रहेगा। तो इसमें देखिए डिफरेंस है, पहला हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर कहाँ तक भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के रेस्पेक्ट में नहीं मानना है, इसके रेस्पेक्ट में मानना है, ट्रांसमिशन वोल्टेज से हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज कम रहेगा। सेकेंडरी में क्या रहेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक पहुंचेगा, कंज्यूमर्स तक, कहाँ तक, कंज्यूमर्स तक, किस पे, लो वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू हाई रहेगा। और भी बहुत सारा डिफरेंस दोनों में दिखा सकते हैं, सिंपल हम बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने से खुद से बहुत सारा डिफरेंस बना सकते हैं, समझा देंगे उसके बाद। बाकी हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे या नोट्स देंगे, उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पूरा डिटेल्स में रहेगा, जो आप लोग कंपटीशन एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, या आपका कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए भी रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसका एक बोलते हैं, इसको फीडर भी बोलते हैं,
जैसे मान लीजिए पटना में कोई लाइन है, कोई सब स्टेशन है छोटा सा, उसमें 220 केवी का सब स्टेशन है, तो वहां से 132 33 केवी का लाइन जो निकलेगा, 33 केवी का लाइन एक लोकेशन के लिए निकला, तो उस लोकेशन को मान लीजिए कि ये निकला कुर्जी के लिए, तो वहां पे लिखा रहेगा कुर्जी का फीडर। ठीक है, कहीं निकला गुलजार बाग के लिए तो गुलजार बाग लिखा रहेगा, कहीं पे रहेगा पटना 14 के लिए फीडर तो वो लिखा रहेगा, तो उसको फीडर बोलते हैं। ठीक है, जब आप सब स्टेशन में कभी विजिट कीजिएगा तो जहाँ फीडर का पैनल होता है उस पर नाम लिखा रहेगा फीडर, ये लोकेशन वाइज। ठीक है। डिस्टेंस क्या रहेगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन का डिस्टेंस हाई रहेगा, इसका रहेगा लेस। मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहाँ से एक फतुआ से लाइन आ रहा है पटना तक का। ठीक है, मान लीजिए कि उसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो उसके लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा कि पटना से गांधी मैदान से कुछ चला डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, और वो मान लीजिए कि आपका कुर्जी तक पहुंचा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये लेस डिस्टेंस के लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। लार्ज पावर कंट्रोल कैपेसिटी, चूंकि वोल्टेज का वैल्यू बहुत हाई है और हाई पावर के लिए यूज हो रहा है, तो इसीलिए लार्ज पावर कंट्रोल कैपेसिटी है, इसमें पावर कंट्रोल कैपेसिटी लो रहेगा। अब जहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू हाई रहेगा उस वायर में अगर फॉल्ट होगा तो हैवी फॉल्ट होगा, तो फॉल्ट करंट हाई रहेगा इसका, और इसमें फॉल्ट करंट कंपेरेटिवली लो रहेगा। आगे देखते हैं हाई कैपिटल कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि कैपिटल कॉस्ट का अगर बात करेंगे, दोनों में पूंजी का बात करेंगे, तो पूंजी जिसका हाई रेटिंग का रहेगा इंसुलेटर, बड़ा सर्किट ब्रेकर रहेगा, बड़ा ट्रांसफार्मर रहेगा, तो रेटिंग जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसका बनाने का कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रहेगा उसका, जैसे बिल्डिंग या जो भी टावर है, खंभा है, पोल है, तो सब का रेट बढ़ जाएगा, तो इसका कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसका लो कैपिटल कॉस्ट रहेगा क्योंकि रेटिंग सब कुछ का इक्विपमेंट का कम रहेगा। आगे देखते हैं पावर फैक्टर इसका हाई रहता है, लेकिन इसका पावर फैक्टर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा लोड पे, कंज्यूमर्स किस तरह का पावर फैक्टर, किस तरह का लोड यूज कर रहा है। पावर फैक्टर आप लोग को डिटेल से बताएंगे पावर फैक्टर क्या होता है, अभी थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करेंगे लास्ट में। पावर फैक्टर इसका लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लार्ज इंसुलेटर साइज, साइज इंसुलेटर का लार्ज रहेगा, इसमें स्मॉलर साइज रहेगा। वैसे ही टावर का साइज भी बड़ा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा क्योंकि हाई वोल्टेज है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा और भी डिफरेंट उसमें डिफरेंस करके बना सकते हैं। ठीक है, यार क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए, अभी इमेज से समझिए, फिर से हम बता रहे हैं इसी चीज को जो अभी पता है लैंग्वेज में, इसको फिर से एक डायग्राम में समझना है। पूरा एक पावर सिस्टम का व्यू है, इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आएगा तो ये इमेज याद रहेगा तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगा। और वही 2-4 मार्क्स से बहुत सारे दोस्त, कुछ कुछ दोस्त बहुत देर से किसी किसी का होता है, जैसे कुछ कुछ का बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसमें देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखिए ये क्या है, पावर का जनरेशन हो रहा है, बिजली यहाँ पे बन रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, पावर का प्रोडक्शन किया जा रहा है। प्रोडक्शन, ये धुआं धुआं दिखा रहा है, ये धुआं मतलब समझ लीजिए एनटीपीसी है, कोयला जला के बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इससे देखिए यहाँ पे 3, इधर 3, ऐसे 6 वायर एक तरह से दिखाया गया, कंडक्टर, एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा ये, तो ये समझिए, तो जो टावर आप लोग को शुरू में इमेज में दिखाए थे वही चीज है, इसमें 2 कंडक्टर का डबल सर्किट हो गया, डबल सर्किट हो गया, लाइन 3 फेज, आर वाई बी इसमें आया, आर वाई बी इसमें आया, और एक लगा है पावर ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। क्योंकि बताए थे आप लोग को कि मोस्टली जो इंडिया में हाइडल जो छोटा छोटा कहीं कहीं पे है, जैसे छोटे छोटे जगह पे नहर में या कहीं पे भी हाइडल पावर प्लांट लगा है, बिहार सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और वहाँ पे पानी का, वाटर का फ्लो बहुत कम है, तो उसमें वहाँ पे जनरेशन का वोल्टेज में भी कम हो सकता है, लेकिन ऐसे जो स्टैंडर्ड है
और जो जनरेशन एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर प्लांट या उसमें बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट में किए जाते हैं तो वहाँ पे 11 के भी जनरेशन है, ठीक है। उससे डबल सर्किट एक लाइन आ रहा है और ये पावर ट्रांसफार्मर इसी के आसपास रहेगा। यहीं पे एक और सब स्टेशन बना रहेगा, ये दूरी पे दिखा रहा है, यहीं पे ये रहेगा। वो वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा, पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, स्टेप अप किया, वोल्टेज बढ़ा। अब वोल्टेज हाई वोल्टेज पे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया। वोल्टेज क्या है, यहाँ पे हाई है। ये हाई वोल्टेज देखिए, डबल सर्किट टावर है, आर वाई बी, इसमें दोनों में दोनों तरफ से चल रहा है, यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका जनरेटिंग यूनिट। ये सब एक साथ रहेगा एक ही जगह पे, जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक पावर पहुंचा किस वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज में पावर पहुंच रहा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं कि रिसीविंग स्टेशन टू सब स्टेशन, तो इसको बोल देंगे, यहां से फिर आया तो ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन से आते हैं उसके बाद ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। कहाँ से, रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन तक। अब सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो आ रहा है, ये सब छोटा छोटा जो भी है यहाँ पे मान लीजिए कि आ रहा है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो आया, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज घटता जाएगा, हमेशा वोल्टेज घटते जाएगा। यहाँ से फिर वोल्टेज अब 415 वोल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से घर तक। घर का देखिए इमेज भी बना हुआ है, घर की जगह कुछ भी हो सकता है लोड के कंज्यूमर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इमेज ऐसे दिख रहा होगा, 1 2 3 4 वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3 फेज 4 वायर, ठीक है, 3 फेज 4 वायर और स्टार कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 3 फेज 4 वायर रहता है, यहाँ से एक न्यूट्रल लेके भी जाता है, ताकि जिस किसी का मान लीजिए लाइट का लोड है या सिंपल छोटा छोटा मतलब कि इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो उसके लिए सिंगल फेज ही काफ़ी है। जो हैवी कुछ मोटर चला रहा है 3 फेज का, या कुछ खेत पटाने के लिए, खेत को पूरा ये करने के लिए, सिंचाई के लिए बड़ा सा मोटर लगाया हुआ है, तो उसमें 3 फेज सप्लाई भी जरूरत पड़ता है। तो उन सबों के लिए आपको 3 फेज चाहिए, कहीं 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, ठीक है। तो इसीलिए 4 वायर है। बाकी सारे जगह ट्रांसमिशन से लेकर के यहाँ तक आपको प्राइमरी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक 3 फेज 3 वायर ही है। यहाँ तक देखिए 3 फेज 3 वायर, इसमें 3 फेज 3 वायर, यहाँ 3 फेज 3 वायर। सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से डायरेक्ट हम लोग कनेक्टेड है, वहां से 3 फेज 4 वायर का चलेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ एक टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अरे क्या, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, हमेशा ही चर्चा हो रहा है इसमें, डिस्कस पूरा हमेशा से हो रहा है, ये चीज़ का पॉइंट आ रहा है कि हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हाई वोल्टेज जरूरी है, जरूरी है। तो इसका क्या एडवांटेज है, इसके बारे में देखेंगे, कैसे बेनिफिशियल है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो पहले देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन रहेगा तो कंडक्टर का जो कंडक्टर ऐसा रहेगा, ऐसे ये कंडक्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे वायर है, ये कंडक्टर है, इसका ये क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी मान लीजिए कि ऐसे रहेगा पाइप या कुछ भी ऐसे ले लीजिए, ऐसे कोई भी मटेरियल है,
इसका ये वाला पार्ट को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे काट काट के ऐसे देखेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो जो एरिया आएगा ये क्रॉस सेक्शन, ये इसका लंबाई हो गया। कोई भी कंडक्टर है तो उसका मान लीजिए कि औरंगाबाद से पटना तक का दूरी 180 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर है। तो 160 किलोमीटर तक अगर कोई लाइन जा रही है तो उसका लेंथ हो गया 160 किलोमीटर, एल का वैल्यू हो गया 160 किलोमीटर। और लेंथ जितना बढ़ाएंगे तो मटेरियल में क्या होता है, गुण होता है, उसको बोलते हैं, गुण बोलिए या दोष बोलिए, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। जो पढ़े होंगे 10 क्लास में भी, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, कंडक्टर का जितना बड़ा साइज होगा, साइज मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटाई जितना ज्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। क्योंकि इसमें देख रहे हैं रो एल और नीचे में ए है, तो ये जितना बढ़ेगा इसका पूरा का वैल्यू ओवरऑल घटेगा, तो ये भी घटेगा। एल का वैल्यू जितना बढ़ेगा, लंबाई जितना बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, इसमें रेसिस्टेंट एक रेसिस्टिविटी है, सारा मटेरियल का रेसिस्टिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है, फिक्स है उसका। एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री या जो भी है 27 डिग्री से, उस पे उसका एक वैल्यू जो है, एल्युमिनियम है या कॉपर है, उसका एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये कोफिशिएंट का। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, सिंपल से समझिए, रेसिस्टिविटी या किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से दौड़ना शुरू किए, भीड़ है बहुत, या भीड़ नहीं भी है तो आंधी तूफान या जो भी चीज है जो आपको दौड़ने या चलने से आपको रोक रहा है, रेसिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है, उसको आपको रोक रहा है, तो वही रेसिस्टेंस आपका रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन कंडक्टर में तो उसको दौड़ना नहीं है, कंडक्टर में दौड़ता क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होना है, उसको करंट को लेके चलना है, चार्ज को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, हजारों हजार किलोमीटर तक, तो उसमें डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही एक तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट बोलते हैं, पावर का ट्रांसफर हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए वोल्टेज का होना जरूरी है। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक भेजना है करंट को, तो वोल्टेज का वैल्यू इधर और इधर में डिफरेंस होना चाहिए, इधर का वैल्यू ज्यादा, इधर का कम होना चाहिए। जैसे पानी में भी देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग किसान के बच्चे हैं, तो किसान के बच्चे जब मान लीजिए कि वो खेत में गए और उसको सिंचाई करना है, कुछ लगाया हुआ है, तो खेत में पानी कैसे आता है, सामने वाले को रोक देते हैं पानी को या मेड़ को, तो उसके बाद पानी का क्या है, लेवल बढ़ जाता है, वो हमारा खेत नीचे रहता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी आएगा। अगर खेत ऊंचा रहेगा, पानी का नीचे रहेगा फ्लो, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, उसको पंपिंग करना पड़ेगा। तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज होना चाहिए। जैसे पानी को बहाव के लिए, पानी को बहने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ अगर वाटर आ रहा है तो इस लेवल में डिफरेंस चाहिए, लेवल में डिफरेंस, और ग्रेविटेशन के कारण नीचे आएगा पानी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए वोल्टेज का दबाव में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों पॉइंट पे अगर सेम वोल्टेज रहेगा, आप वोल्टेज 1,000 वोल्ट की क्यों न रख दीजिए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। करंट के फ्लो होने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए वोल्टेज का डिफरेंस तो हो गया, वोल्टेज का डिफरेंस हो गया। अब कंडक्टर में क्या है, हम बोले उसका एक प्रॉपर्टी है या जो भी है, वो इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है। जैसे आदमी को दौड़ रहा है, कोई आदमी या कोई चल रहा है, तो उसको वायु है, एयर का फ्रिक्शन हो गया या जमीन का फ्रिक्शन हो गया, या जो भी ऑब्स्टेकल जो रोक रहा है उसके लिए वो रेजिस्टेंस हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जो रोक रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपस में कोलिजन करेंगे, जा नहीं पा रहा है, तो जिस हिसाब से उसको रोक रहा है तो वो उसका हो गया वो रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस हो गया। तो करंट फ्लो क्या रहता है, वोल्टेज में डिफरेंस जो भी रहेगा अपॉन आर। ठीक है, अभी देखते हैं, ये समझ गए, सिंपल। अब आते हैं हम लोग कहाँ गया?
इसमें देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी हम लोग इसमें आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे पहले नाम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये जो है ए, इसका मतलब होता है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। इसमें सारा जो कंडक्टर है पूरा का पूरा, 3 3 6 1 7, 7 उसमें स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड मतलब उसमें पतला पतला जो वायर है, ये पतला पतला जो बोलिए, वो स्ट्रैंड को पूरा एल्युमिनियम का फुल्ली बना हुआ है, तो इसका नाम हो गया ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। अब ट्रिपल AC है, फिर ACSR है, ACAR है। ट्रिपल AC क्या हो गया? ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर, ठीक है। ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ये जो एल्युमिनियम बना हुआ है ये पूरी तरह से फाइंड एल्युमिनियम, मतलब रिफाइंड है। वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो ये हमारा क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो रहा है, एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। धातु का निष्कर्षण 10 क्लास में पढ़े होंगे मेटलर्जी में। तो उसमें एल्युमिनियम को जो हम लोग निकालते हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड लगा करके, तो उस मेथड से जो फाइन एल्युमिनियम मिलता है उससे ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर बनाया जाता है, प्योर, जहाँ पे स्ट्रेंथ लेकिन नहीं रहेगा लेकिन कंडक्टिविटी बहुत हाई रहेगा। ट्रिपल ए ऑल एल्युमिनियम अलॉय स्ट्रेंडेड कंडक्टर है ये। स्ट्रेंड तो सब में है, तो इसमें अलॉय है। अलॉय मतलब क्या है? एल्युमिनियम तो है लेकिन प्योर एल्युमिनियम नहीं है, इसमें और भी मैग्नीशियम या कुछ कुछ मिलाकर इसका जैसे हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंडक्टिविटी भी बेटर रहेगा। फिर ACSR रहेगा। ACSR यही कंडक्टर जो है मोस्टली हम लोग को कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये कंडक्टर का यूज होता है किसमें? 400 kV या इससे ऊपर का जितना भी लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, उसमें इसी कंडक्टर को इंडिया में यूज किया जाता है। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड मतलब होता है सपोर्ट देना, ताकत देना, तो स्टील का ताकत इसमें दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कलर इसका चेंज करना पड़ेगा यार, ये क्या हो जाता है, ये जो है इसमें भी बीच में 7 कोर है, 7 कोर है इसमें, अलग अलग जो छोटा छोटा स्ट्रैंड जिसको बोल रहे हैं, ये स्टील का है, स्टील। तो इसका मजबूती है सिर्फ ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ। क्योंकि टावर में हम बताए थे, टावर ट्रांसमिशन लाइन में 400 मीटर के आसपास टावर का डिस्टेंस रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो 400 मीटर का बीच में समझिए आधा किलोमीटर लगभग हो गया, उसके बीच में बहुत हैवी रहता है। दूर से देखने में लगता है कि वो हल्का है, एक रॉड की तरह समझिए बहुत भारी है वो, तो उसको टेंशन में ऐसे खींच के रखना है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। या स्टॉर्म आया या कुछ भी आया तो उसमें कंडक्टर स्नैप ना करे, टूट के ना गिरे, तो उसके लिए ये। और चारों तरफ जो एल्युमिनियम है उसका काम है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हाई कंडक्टिविटी देना, ठीक है। ट्रांसमिशन इसी से होगा, इससे स्ट्रेंथ के लिए। अब ACAR है, इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये बीच का कलर अलग है, इसके बीच में जो मटेरियल है इतना, ये एरिया ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग तो इसमें दिख रहा होगा कि ये बीच का कलर ये वाला अलग है, ये कंडक्टर ये अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम कंडक्टर। कंडक्टर तो बाहर वाला एल्युमिनियम का रहेगा ही, ये कंडक्टर चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ ये सब जो है ये एल्युमिनियम कंडक्टर है।
और बीच में जो थोड़ा ब्राउन, थोड़ा डार्क दिख रहा है, डार्क ब्राउन, और ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है जो चमक रहा है वो एल्युमिनियम हो गया। तो एल्युमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड, इसमें स्टील था, इसमें स्टील प्योर नहीं है, इसमें एलॉय मिला हुआ। एलॉय मतलब दो तीन मटेरियल का, मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है, मिश्र धातु बोल सकते हैं उसको हिंदी में, है ना। आप देखिए इसमें आते हैं कि ये सब कंडक्टर हो गया, तो इसमें मोस्टली हमारा ये कंडक्टर का यूज होगा 400 केवी से अलग जितने भी ऊपर लाइन है या 400 केवी की लाइन है, मोस्टली 99% या 100% भी बोल सकते हैं ACSR कंडक्टर का यूज होता है। इसमें देखते हैं तो यार क्या क्या आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, इसमें हम लोग बढ़ रहे थे पहले से, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का क्या क्या एडवांटेज है, तो कंडक्टर हम बताइए, कंडक्टर है, इसका कुछ लंबाई होगा, इसको हम देखिए कि यहाँ फिगर बना दिए हैं फोटो फिर से, तो इसका एक लंबाई है, इधर से देखिए ये मोटाई है कुछ, ये ऐसे, तो ये सब जो एरिया है इसका पूरा, ये जो एरिया है, ये एरिया है, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिए, लेंथ इसका L हो गया, इसका रेसिस्टिविटी रो हो गया, तो रेसिस्टेंस क्या है, R है, R रो L इक्वल L बाई A, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे ट्रांसफर पावर, पावर का ट्रांसमिटिंग जो हो रहा है वो हो गया P, लाइन वोल्टेज को V से डिनोट कर दिए, कॉस फाई, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम आप लोग को बताएंगे। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल। अभी सिंपल समझ लीजिए कि एक वोल्टेज है और एक करंट है I, इसके बीच में भी एंगल कितना है, इसी लाइन में दो दो चीज है, तो इसमें एंगल कुछ नहीं है, जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएगा तब ना एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1, अगर रेसिस्टिव लोड रहेगा तो। आगे बताएंगे इसमें हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए, पावर फैक्टर जो है कॉस फाई वोल्टेज और करंट के बीच का एक फेजर एंगल है। रेसिस्टेंस बताएं तो P इक्वल टू VI कॉस फाई हो जाता है, ठीक है, इसका एक ये बोल सकते हैं इक्वेशन है पावर का, P इक्वल टू VI कॉस फाई, जहाँ पे कॉस फाई पावर फैक्टर एंगल 0 रहेगा वहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो P बराबर VI हो जाएगा रेसिस्टिव लोड के लिए। अभी थ्री फेज, जैसे चूंकि पावर ट्रांसमिशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पावर ट्रांसमिशन में हर जगह ट्रांसमिशन जो होता है वो थ्री फेज में होता है, तो थ्री फेज जहाँ पे लाइन है वहां पे क्या हो जाएगा, √3 VI कॉस फाई, ठीक है। अभी क्या है, अगर इसको P इक्वल टू √3 VI कॉस फाई, इसको 10-20 बार हम बताएंगे, इतना बार बताएंगे, इतना क्लियर कर देंगे, कहीं दिक्कत ही होने वाला नहीं है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिएगा, P बाई √3 V कॉस फाई, यही होगा, ठीक है ना। इतना छोटा कैसे हो जाता है, ठीक है। तो वही I इक्वल टू है, ये इधर आ गया पूरा, ये पूरा उठ के इधर आ गया। I को बोलते हैं लोड करंट। लोड करंट क्यों, क्योंकि करंट का वैल्यू जो है ना वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। लोड किसको बोलते हैं, लोड मतलब मान लीजिए हमारा घर है और उसमें हम फ्रिज एक स्टार्ट किए, फिर उसके बाद गर्मी लग रहा है, AC स्टार्ट कर दिए, कूलर स्टार्ट कर दिए, वैसे वैसे लोड को बढ़ाते जा रहे। लोड मतलब करंट कैपेसिटी, करंट कैरिंग बढ़ रहा है। वोल्टेज तो मेरे घर में उतना ही आ रहा है, वोल्टेज जितना आ रहा था 230 या 415 वोल्ट इतना ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम
लाइट को ऑन करते जाएंगे, अपना सिस्टम को ऑन करते जाएंगे सब कुछ, तो वैसे वैसे करंट का वैल्यू एक तरह से बढ़ते जाएगा। यही एक तरह से समझिए लोड है। तो लोड करंट ये जस्ट नीचे आ गया। अभी लॉस क्या होता है, थ्री फेज है तो आई स्क्वायर आर हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई हो गया। और लोड करंट को क्या किए, इस करंट को यहाँ पे आई के जगह पे रख दिए। तो आई की जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P/√3 V cos फाइव। और आर का जो वैल्यू था, देखिए इसमें आर का वैल्यू जानते हैं सब लोग, रो L/A। इधर अभी देखते हैं, तो √3 स्क्वायर हो गया तो 3 बन गया, पी स्क्वायर तो था ही ये यहाँ से। अब v को V स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5। अब ये रो L/A हो गया। यहाँ से देखेंगे पावर लॉस, पावर लॉस को मान लीजिए कि किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, W से। तो रो पी स्क्वायर रो ई सब मल्टीप्लाई करके देखिए आएगा, यही चीज आएगा। ये 3 से 3 कट गया, उसके बाद पी स्क्वायर रो एल ऊपर रह गया, कॉस स्क्वायर अब ये आ गया नीचे। तो लॉस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, और जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते जाएंगे, ए का वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें लॉस कम होते जाएगा। ऐसे भी घर में आप देखे होंगे कि जो लोड है या फिर वायरिंग करने के लिए हम लोग वायर लाते हैं, तो मेन वायर जो है वो मोटा रहता है, तो उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, तो उसमें हीटिंग कम होगा। और इसमें क्या होगा, पतला जैसे जैसे हम लाएंगे वायर तो उसमें कैपेसिटी कम होते जाएगा। तो लॉस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा लॉस बढ़ते जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी एकदम क्लियर, जहाँ भी दिक्कत होगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे। दिन टाइम देंगे हम संडे को या किसी दिन, उसमें हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे और एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा उसमें पूरा क्लियर कर लेना है, कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी देखिए ए को इधर ऊपर कर दिए और डब्ल्यू को नीचे कर दिए, बस, और कुछ किए नहीं है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अभी एक चीज आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन बोलते हैं इसको, क्या आयतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम में लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ रहा है तो वो वॉल्यूम में ही देखेंगे। लीटर क्या है, वॉल्यूम का ही यूनिट है। तो वॉल्यूम में क्या करना है, अभी मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास है, उसमें अगर लंबाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अभी क्या किए कि ए पहले से क्रॉस सेक्शन एरिया था, एल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी एल से करना पड़ेगा। पीछे वाला इक्वेशन में आप देखिए, पीछे वाला इक्वेशन में देखिए, ए पहले से था मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी में हम क्या किए, एल से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या बन जाएगा, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, तो इसमें एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो पी स्क्वायर पावर ट्रांसमिशन है ये, रो रेसिस्टिविटी ये क्या बन गया, एल स्क्वायर, पावर लॉस, वोल्टेज है ये वॉल्यूम अलग है, छोटा भी से दिखा रहा है, ये है वोल्टेज आपका, अब ये है फेजर एंगल पावर फैक्टर। ठीक है, अभी क्या है कि वॉल्यूम जो है कंडक्टर का जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना कम होते जाएगा। स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का। समझिए कि मान लीजिए कि अगर 400 के भी है वोल्टेज, तो उतना मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू घटाएंगे वैसे वैसे बहुत तेजी से वॉल्यूम हमको कम लगेगा, इसीलिए हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया भी मान लीजिए अगर घट रहा है, ये वोल्टेज है ये, ठीक है, यहाँ से आप निकालिएगा तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके आ रहा है वोल्टेज का, वोल्टेज 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 मान लीजिए अभी 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/100। अगर इसको हम 100 किए तो सीधे 10,000 गुना घट जाएगा, मैंने समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से घटेगा एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जितना वोल्टेज को थोड़ा भी बढ़ाएंगे ना तो उसका स्क्वायर गुना हमको
एरिया कम भी रखेंगे, मैंने कम रेट का। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगा। अब पतला वायर खरीदेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर का अगर मोटाई जो है कम रहेगा तो उसमें हमारा कॉस्ट में कमी रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका कंडक्टर का साइज घटते जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का वो भी। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसमिशन इफिशियंसी है। तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी आपको डिटेल में फिर से बताएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा हम एक पावर फैक्टर के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, ठीक है, पावर फैक्टर देख लीजिए थोड़ा सा, फिर बताएंगे इसको डिटेल में। पावर फैक्टर एक वर्ड आया था, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, देखिए सिंपल बता रहे हैं। अभी एक बैटरी ले लीजिए, बैटरी मतलब डीसी, एक लोड है, लोड का मतलब यहाँ पे रख दीजिए, अरे क्या, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इमेज हमको उतना अच्छा से नहीं बनाना है। बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब, बल्ब है, बल्ब, बल्ब, इसमें क्या गया, बैटरी से सप्लाई गया। ठीक है, ठीक है, बैटरी सप्लाई गया तो क्या होगा, ये जल रहा है बल्ब, तो इसमें एक वोल्टेज है, वोल्टेज है, इसमें एक करंट फ्लो हुआ होगा, इसका एक रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसमें पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस क्या होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, करंट जो लिया लोड करंट इंटू आर, इसका पावर फैक्टर जनरली कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन यही सी लोड में अगर एसी करंट का बात करेंगे हम, एसी, अभी ट्रांसमिशन जितना भी पढ़ रहे हैं हम सारा एसी ट्रांसमिशन है, तो इसमें भी एक बल्ब लगाएंगे। मान लीजिए आप बल्ब में जो भी सप्लाई दिए, इधर से एक आया, इधर से एक वायर आएगा, ऐसे फिर जो भी है। ठीक है, समझ ही ना चाहिए, इसको ऐसे लाए, इसे जोड़ दिए। ठीक है, तो इसमें अलग हो जाएगा। इसमें क्या है, कहीं भी क्वाइल जहाँ पे आएगा, या मान लीजिए इंडक्टेंस लगा, इंडक्टेंस के बारे में भी बताएंगे, तो इसमें क्या होगा कि पावर लॉस यहाँ पे क्या होगा, अगर प्योर रेसिस्टिव है तो एक देखिए साइनोसाइडल ग्राफ देखे होंगे कभी कभी, ये मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है, बहुत सारा ऐसे जा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और करंट का एक अलग ग्राफ मान लीजिए, बना लीजिए, तो जहां से जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू होकर कहाँ गया, करंट है ये वोल्टेज है, पॉजिटिव गया, फिर निगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे बहुत समझना है, इसमें मिटाते हैं इसको यार। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर पावर का कोई अगर ग्राफ पूछेगा कोई, तो V और I होगा, मान लीजिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन V और I। तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव गया, यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव गया, तो इस इंस्टेंट पे मान लीजिए पीक लोड पे ही यहीं पे कोई पूछेगा पावर कितना होगा, पावर का ग्राफ क्या होगा, पावर का ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, पावर का। एक मिनट, पूरा वैसे कंफ्यूजन न हो जाए, एक बार हम इधर क्लियर दिखा देते हैं। ये क्या है, करंट का ग्राफ है, ये क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है, और ये क्या है, पावर का ग्राफ है। ठीक है, पावर का ग्राफ अभी बना नहीं है, यहाँ पे हम बनाते हैं पावर का ग्राफ। इस समय जहां पे पीक लोड पे है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पावर का ग्राफ अगर निकालेंगे तो ऐसे ही पावर शुरू होगा इसका, पॉजिटिव करंट इंटू पॉजिटिव वोल्टेज, V इंटू आई करते जाइए, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे जब आया इधर निगेटिव करंट और निगेटिव वोल्टेज, दो दो बार निगेटिव से गुना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फिर से पावर का ग्राफ ऐसे ही बनेगा।
पावर का ग्राफ जब भी बनेगा रेसिस्टिव लोड में तो हमेशा इसका ऐसे रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में पावर नहीं रहेगा, पावर कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा रेसिस्टिव लोड का, ध्यान देना है, ये पावर का ये ग्राफ है, ठीक है। अभी देखिए पावर फैक्टर क्या है, ये दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहेगा, लैगिंग या लीडिंग, तो वही एंगल को बोलते हैं पावर फैक्टर का एंगल, और cos फाई से इसको दिखाएंगे तो वो हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऐसे सिंपल समझिए, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार पूरा क्लियर करके एक हम पीपीटी बना के समझाएंगे। पावर फैक्टर एक चीज समझिए, पावर फैक्टर एक तरह से इफिशियंसी की तरह है। इफिशियंसी कहने का मतलब है शक्ति गुणांक इसको बोलते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए थोड़ा, शक्ति गुणांक नाम से क्या लग रहा है, जो जो बिहार के लोग हम हिंदी समझ ही लेंगे। शक्ति का गुणांक है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम मान लीजिए किसी भी एक मोटर है, मोटर है, इसको सप्लाई दिए हम 3 फेज या जो सप्लाई दिए, तो क्या करेगा, घर में मोटर लगा हुआ है, मान लीजिए कल ये टुल्लू पंप लगा है या सबमर्सिबल लगा है, तो उसका काम क्या है, स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करने के बाद मोटर में सप्लाई गया, वो घूमना शुरू हुआ, उससे फिर पानी ऊपर छत पे जो टैंक लगा हुआ उसमें जाकर स्टोर हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी दिए, मान लीजिए कि 10 वाट का दिए होंगे, 10 वाट का, तो पानी जो ऊपर चढ़ाने में जो खर्च हुआ उसका एनर्जी, वो मान लीजिए कि 8 वाट हुआ, 8 वाट, ठीक है ना। हम दिए इसको 10 वाट पावर मोटर को, अब पानी जो चढ़ाने में खर्च किया 8 वाट, तो 2 वाट वो क्या किया, तो 2 वाट वो अपने आप में खर्च कर लिया, अपने आप में खर्च कर लिया। अपने आप में खर्च कैसे किया, तो मोटर को घूमने के लिए अपना भी तो लॉस करेगा, अपना भी उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, फिर कॉइल को घुमाएगा, उससे शाफ्ट लगा वो घूमेगा, उससे फिंस लगा है, पंखी जो लगा रहता है वो घूमेगा, वो फिर पानी को खींचेगा, खींच के फिर ऊपर चढ़ाएगा। तो उसमें जो बीच में जो मोटर ने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाने के लिए और जो भी बीच में 2 वाट खत्म कर लिया, तो पावर फैक्टर इसका क्या हो गया, इनपुट बाय आउटपुट, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी यार, ये आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया 0.8, ठीक है। तो ये जो आउटपुट निकला हमको 8 वाट का, यही एक्चुअल पावर है, पावर, इसी को बोलेंगे हम एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर इन द सेंस रियल पावर, रियल पावर। क्यों, क्योंकि हमको काम है मोटर से पानी चढ़ाना, हमको उससे मतलब थोड़ी है कि लॉस कितना कर रहा है। हम वो मोटर खरीदना चाहेंगे जो 10 वाट एनर्जी लेके ज्यादा से ज्यादा पानी चढ़ाए। देखे होंगे आप कि कोई एक ही रेटिंग का मोटर है, 1 एचपी का मोटर लिए, तो एक मान लीजिए कि टैंक भर दिया 10 मिनट में, एक भर रहा है 20 मिनट में, एक भर रहा है 8 मिनट में, तो उसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा है कि किसी में लॉस ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। एक का इफिशियंसी ज्यादा है, तो जिसका इफिशियंसी ज्यादा है उसका शक्ति गुणांक ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम 1 रहेगा, लेकिन 1 परफेक्ट के केस में रहेगा, 1 किसी का नहीं रहेगा, 0.9 के आसपास रहेगा। तो शक्ति गुणांक किसको बोलेंगे या पावर फैक्टर किसको बोलेंगे, पावर फैक्टर है जो हम एनर्जी दिए, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी को मान लीजिए बड़ा शरीर है या हैवी शरीर के आदमी को, या बहुत बूढ़ा आदमी है, उनको खाना खिलाइए, और एक 20 साल के यंग को खाना खिलाइए, दोनों में जो काम करने का जो ताकत रहेगा, दोनों सेम एनर्जी लिया लेकिन आउटपुट सेम नहीं दे पाएगा। तो आउटपुट सेम नहीं दिया तो वही जो शक्ति गुणांक है दोनों का अलग अलग है। एक यंग है, जो यंग है उसका शक्ति गुणांक 0.9 है, मान लीजिए वो 10 वाट एनर्जी लिया तो 9 वाट आउटपुट दे देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो इसमें। अभी कोई मान लीजिए कि ओल्ड एज के हैं, उनका मान लीजिए कि 10 वाट वो लिए, तो उनका शक्ति गुणांक बहुत कम है, 0.2 है, तो सीधे कितना रहेगा, 2 का आउटपुट मिलेगा, 0.2।
तो शक्ति गुणांक वही है, एक तरह से समझ सकते हैं इफिशियंसी है कि जिसका ज़्यादा शक्ति गुणांक रहेगा। पावर ट्रांसमिशन में भी वही चीज़ है, पावर फैक्टर जितना इम्प्रूवमेंट रहेगा, या घर के लोड में भी, कोई भी घर में आदमी मान लीजिए कि एनर्जी का ये कर रहा है, किसी का मीटर लगा हुआ है और किसी का मीटर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो घर में आप ऐसा ऐसा इंडक्टिव लोड लगा लिए जिसके कारण क्या हो रहा है, पावर फैक्टर बहुत पुअर हो गया। क्या हो गया? पुअर हो गया पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक बहुत कम हो गया, एक से बहुत नीचे हो गया, तो आपका एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हम दिखाएंगे करंट का भी ड्रेन ज़्यादा होगा, करंट आपका ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उसके कारण आपका एनर्जी मीटर बहुत तेज़ी से चलेगा। और बहुत ज़्यादा लो होने पे आपका कंपनी पे या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे या डिस्ट्रीब्यूटर पे, कंज्यूमर्स पे पेनाल्टी भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पेनाल्टी। बहुत कम पावर फैक्टर का आप अगर लोड यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, इसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।